नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि आरबीआई का एक सर्वे, एक रिसर्च पेपर सामने आया है जो इशारा कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो प्री कोविड एरा है, यानी कि फरवरी में जो पैरामीटर्स थे उसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं। और 48 जो पैरामीटर हैं जो कि इकोनॉमिक पैरामीटर माने जाते हैं, आरबीआई ने अपनी रिसर्च में साफ किया है कि इनमें से 30 पैरामीटर्स पर हम फरवरी के पैरामीटर्स जहां पर थे उससे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं, और 18 पैरामीटर्स ऐसे हैं या सेक्टर सब सेक्टर ऐसे हैं जहां पर कोविड काल की शुरुआत से जो पहले की स्थिति वो अभी हासिल करनी बाकी है। लेकिन उन सेक्टर्स में भी या उन सब सेक्टर्स में भी वो स्थिति तेज़ी से हम अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अक्टूबर में अगर हम कहें कि जो पैरामीटर्स थे और उसके बाद अब दिसंबर में जब हम बात कर रहे हैं उसमें भी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। और फेब में यानी कि फरवरी में जो महीने में पैरामीटर्स जिन नंबर्स पर नज़र आते थे आर्थिक तौर पर, वहाँ पर हम खड़े हुए दिख रहे हैं। तो ये संकेत क्या कर रहा है इकनॉमी को लेकर? क्या हम उम्मीद से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकवरी मोड में वापस लौटे हैं? और जिन पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस बेटर है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं और उससे इकोनॉमी के क्या नए संकेत हम देख सकते हैं? और साथ ही जिन 18 सेक्टर या सब सेक्टर्स या पैरामीटर्स में अभी भी उस तरह की रिकवरी नहीं दिख रही है, वो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं जो फरवरी में थे, तो इसके पीछे के कारण क्या हैं और उन्हें ऊपर लाने में कितना और वक्त लग सकता है? तो ये समझेंगे अपने आज के इस खास कार्यक्रम में अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद वर्मानी साहब हैं जो कि अध्यक्ष हैं एग्रो फाउंडेशन से, और साथ ही साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। सर, स्वागत है। हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय आर्थिक संपादक सिद्धार्थ जी मौजूद हैं, आपका स्वागत है। और विदिशा गांगुली जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुख्य अर्थशास्त्री हैं CII से, आपका मैम स्वागत है। शुरुआत में अरविंद सर आपसे करना चाहूँगा कि अगर आरबीआई के इस रिपोर्ट या पेपर को देखें तो क्या ये माना जाए कि रिकवरी जो मोड है वो हम सब मान रहे हैं अलग अलग पैरामीटर से कि रिकवरी मोड हम देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद से बेहतर दिख रहा है, खासतौर पर अगर हम उन 48 में से 38 सब सेक्टर्स को देखें, और ये बेहतर रिजल्ट उसके पीछे के कारण कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहले ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल्स 30 डिटेल में जाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने आपके साथ कई बार बातचीत की है जो हमारी ईगो रिसर्च की, और लॉकडाउन के पश्चात जब 1.5 महीने के बाद उसको उठाना शुरू किया था, हमने फोरकास्ट किया था कि ओवरऑल फॉर द ईयर -5% ±2.5% होगा GDP ग्रोथ। और उसमें से क्वार्टरली जो प्रोसेस था उसमें हमने कहा था कि Q4 लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। अब जो डेटा आया है उससे लगता है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन जिसको मैं अभी डिफाइन करता हूँ वो Q3 थर्ड क्वार्टर जो अगला क्वार्टर जो अब खत्म होने वाला है उसमें ही शायद नॉर्मलाइज हो जाए। नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेशन हमारा प्रिसाइज है, वो है कि अगर हम क्वार्टरली डेटा को देख रहे हैं तो कंपेयर टू सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर वो 95% से 105% उसका होना चाहिए, मतलब बैक टू नॉर्मल 100 ±5%। तो जैसे मैंने कहा, अब हम क्योंकि ये जो लेटेस्ट डेटा सजेस्ट करता है कि नॉर्मलाइजेशन खाली Q4 में नहीं, शायद दिसंबर तक नॉर्मलाइजेशन हो जाए। और तीसरा जनरल पॉइंट मैं देना चाहता हूं कि हमने जो कहा था कि जिसको हम कॉन्टैक्ट सर्विसेज कर रहे थे, कह रहे थे जिसमें GDP सेक्टर्स होते हैं, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और अदर सर्विसेज जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, ये which constitute about 10% of GDP और 10% of employment, इनको रिवाइव करते देरी लगेगी। और अब ये भी क्लियर है कि कई चीज़ें इसमें खास तरह यूज होती हैं, जैसे बेवरेजेस जो हमें दिख रहा है IIP से कि रिकवरी स्लो है, तो ये सर्विसेज जो हैं ये शायद अगले साल तक रिवाइव करेंगी जब कोविड के फियर्स कम हो जाएंगे।
तो ये जनरल इंट्रोडक्शन, मैं डिटेल में जा सकता हूं, पर परहैप्स अब यू कैन आस्क द अदर बिल्कुल सर, मैं लौटता हूं डिटेल्स के लिए कि किस तरीके से एक एक सेक्टर सब सेक्टर में कहें। लेकिन सिद्धार्थ, जो उम्मीद दिख रही थी, अगर हम इन पैरामीटर्स को जो 48 है उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में देखें, एक रूरल इंडिया से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं, एक जो इंडस्ट्री से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, और एक जो सर्विस सेक्टर या फिर कंज्यूमर से रिलेटेड हैं, कैसे देखते हैं इन तीनों को अगर अलग अलग देखें, और कहाँ पर जो अभी भी गुंजाइश है, यहाँ पर जहाँ पर हम फरवरी से थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन रफ्तार जरूर लग रहा है कि शायद जैसा कि कहा विरवानी सर ने कि जब हम दिसंबर में बात कर रहे हैं और इन महीनों के आंकड़े जब हम आगे देखेंगे तो शायद यहाँ पर भी वो रिकवरी साफ तौर पर नजर आए। जी, रूरल डिमांड जो है, अगर आप देखें जो वित्त मंत्रालय का भी जो आकलन है उसके हिसाब से रूरल डिमांड जो है, जो मांग है वहाँ पर वह ठीक है। वह इससे भी दर्शाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वेजेस हैं उसमें वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक हुई है। तो और वैसे भी जो इस सीजन में जो क्रॉप आया है वो भी उपज भी ठीक रही है, तो इस वजह से भी वहाँ डिमांड ठीक है। अगर आप जो वैसे तो ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आरबीआई देख रही है, पर अक्टूबर के जो हैं उसमें 48 जो हैं, जो कि आज हमारे यहाँ छपा भी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें ये दिख रहा है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसमें 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे डिमांड फरवरी के लेवल पर नहीं आई है, और वह है सीजनली एडजस्टेड ट्रैक्टर सेल्स और सीजनली एडजस्टेड 3 व्हीलर सेल्स। ट्रैक्टर की डिमांड पहले से ज्यादा जरूर रही है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़िया हो रही है, पर सीजनली एडजस्ट अगर उसको करेंगे तो ट्रैक्टर सेल्स जो है पिछले साल की फरवरी की तुलना में, क्षमा करिएगा, फरवरी की तुलना में कम है। जो कोर सेक्टर हैं जैसे कि स्टील, सीमेंट इत्यादि हो गए, जैसे हमने पहले भी आपके चैनल पर चर्चा की थी, उसमें कुछ सेक्टर ऐसे हैं खास करके जो तेल से जुड़े हुए हों, वो डीजल पेट्रोल की डिमांड हो, चाहे वो जो प्रोडक्शन हो रही है कच्चे तेल की या गैस का, उसके जो हैं वह पिछले साल की तुलना से काफी कम चल रहे हैं, तो वहां पर एक कमी है। कुछ आंकड़े नवंबर के भी आ गए हैं, अगर आप वो देखें तो जैसे बिजली की मांग है, बिजली की मांग में अक्टूबर की तुलना में थोड़ी कमी आई है, तो एक मिक्स्ड बैग सा उभर के आया है। जो 2-4 क्षेत्र जहां पर अभी भी फोकस करने की आवश्यकता है वो कॉरपोरेट क्षेत्र में है, कॉरपोरेट जगत में है, जहां पे यदि आप देखें तो जो फंड रेजिंग है, क्योंकि वो नई कैपेसिटी में वो लागत नहीं कर रहे हैं और कैपेसिटी अभी भी काफी है, तो इस वजह से वहां पर थोड़ी सी कमी दिख रही है। म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें तो जो इक्विटी वाला पोर्शन है, जो शेयर मार्केट में जो म्यूचुअल फंड का जो निवेश होता है, उसमें गिरावट है फरवरी की तुलना में, और वो नवंबर में और गिर गई है नेट बेसिस पर। तो यह दर्शा रहा है कि या तो लोगों के इनकम लेवल कम होने की वजह से उन्होंने कम किया हुआ, या वो रिस्क परसेप्शन की वजह से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कम की हुई है। जी बिल्कुल। और अच्छा जी, जिस तरीके से कहा सिद्धार्थ ने, बहुत महत्वपूर्ण है कि कई सारे पैरामीटर्स हैं जो कि हम देखते हैं कि अगर ओवरऑल पिछले 3 साल के आंकड़ों को देखें तो जुलाई मंथ के आसपास वहाँ पर ट्रिगर होता है, और वो सर्दी के सीज़न में कुछ कमज़ोर वहाँ पर डिमांड होती है। शायद कुछ इंडिकेटर्स उस तरह का इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, इंडस्ट्रियल नज़रिए से जो उद्योग जगत है, कैसे आप इन नंबर्स को देखती हैं आरबीआई के? और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि क्या उम्मीद जो नज़र आ रही थी, जैसे कि कहा विरवानी साहब ने, कि इस ईयर एंड के बाद नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर जो होगा वहाँ पर जाकर, लेकिन उससे पहले नंबर्स का फेब के नंबर्स के साथ खड़ा होना, मैच करना, किस तरीके से संकेत देता है हमारी इकोनॉमी की मजबूती को? हाँ, तो ये एकदम जो दिखाई दे रहा है ये नंबर से कि डिमांड बहुत अच्छी तरह वापस आ गया है। जो फर्स्ट क्वार्टर में एकदम सब कुछ बंद हो गया था, इसलिए इतना गिरावट हुआ था, वो सेकंड क्वार्टर से ही बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते अभी काफी सारे चीज नॉर्मलाइज हो रहा है। अब जो प्रश्न जो उठता है वो यही है कि ये क्या सिर्फ पेंट अप डिमांड है जिसलिए बढ़ रहा है, ये सस्टेन होगा या नहीं। एक तो पेंट अप डिमांड था और एक फेस्टिव सीजन भी था,
ये दो मिलकर बहुत अच्छा सा नंबर्स आ गया। अब आगे जाके ये सस्टेन होगा या नहीं, यही प्रश्न हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें हम ये और एक चीज ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपने पूछा, तो आप यही बता सकते हैं कि कंजम्पशन काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब जो इंडस्ट्री है उनका जितना कैपेसिटी है उनका यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनका सेल्स बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम तो आएगा जब उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और भी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो इंडिकेटर्स है, जैसे कि बैंक क्रेडिट या बाकी भी आपने बताए हैं, वो अभी आगे इतना नहीं बढ़ रहा है। कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन वो और एक चीज़ है, वो अभी भी बहुत नीचे ही जा रहा है। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाए। नहीं तो ये जो बढ़ रहा है, इतना अच्छा नंबर्स आ रहा है, वो नेक्स्ट ईयर को भी सस्टेन करना पड़ेगा। यही अभी मेरे ख्याल जिस तरीके से अगर मैं डोमेस्टिक ट्रेड के नंबर्स को देखूं और जहां पर जीएसटी ई वे बिल की बात करूं, जो दिसंबर में वहां पर नज़र आ रहा है 97 के आसपास और फेब में 71 के आसपास था। वहीं जीएसटी रेवेन्यू की बात करें वो 93 से 100 को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, जो दिसंबर के आंकड़े हैं। अगर हम फॉरेन एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें, वो नंबर्स भी फेब से काफ़ी, मार्च से काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। हालांकि फेब के मुकाबले थोड़े से कम ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो अपवर्ड नज़र आ रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट जिस तरीके से ओपन हो रहा है ट्रेड का, और जिस तरीके से हमने अपनी जो पोजीशनिंग की अनलॉक के बाद, वो एक बेहतर रास्ता था और इसको रिकवरी और पिकअप के लिहाज से। हाँ जरूर, बहुत ही अच्छा रिकवरी हुआ है अभी तक। मतलब और डॉक्टर वर्मानी ने जो बताया है कि दिसंबर तक नॉर्मलाइजेशन होने की उम्मीद है, पूरी तरह उम्मीद है हमारा। लेकिन मैं बोल रही हूँ उससे भी आगे जाके ये मेंटेन करना है, और ये मेंटेन करने के लिए हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। वो उसके लिए जो पॉलिसीज जो है उसी पे ध्यान देना चाहिए। ओके वर्मानी सर, मैं चैलेंज या उसके आगे के कदमों पर आऊँ, सरकार की ओर से क्या ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले अगर सेक्टर वाइज देखें, जैसे रूरल इंडिया की बात करें या ट्रेड इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें या फिर सर्विस सेक्टर को लेकर बात करें, कुछ जो आंकड़े हैं वो नवंबर के आंकड़े हमारे सामने हैं। वहाँ पर जो ट्रेंड दिख रहा है कुछ सेक्टर्स में, जहाँ पर अभी भी हम शायद उस बेंचमार्क को नहीं छू पाए हैं जो कि फेब या मार्च के आसपास थे, वहाँ पर क्या कुछ और करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर हमने उनको अचीव कर लिया है वहाँ पर क्या बड़े फैक्टर हैं जिनको कि कंटिन्यू करने की ज़रूरत होगी? तो मैं पहले शुरू करता हूँ, जो मैंने सर्विसेज की बात की थी, तो जो बेस्ट यूनिफाइड इंडिकेटर है जीएसटी, जिसकी आपने भी चर्चा की, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को दोनों को थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेता है। तो उसमें आप देखिए तो जो रिकवरी एक मिनट ये अक्टूबर में हुई थी, वो थोड़ी नवंबर में धीमी पड़ गई है। तो दिस रिलेट्स टू जो मैंने आपको कहा कि जो सर्विसेज, क्योंकि एकदम सर्ज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह का, बट जो दूसरी सर्विसेज जो जिसका मैंने जिक्र किया था वो थोड़ा स्लोली रिकवर करेंगी। और अगर हम आईआईपी की डिटेल में देखते हैं तो इसमें भी नजर आ रहा है कि कई चीजें जो उन टाइप की सर्विसेज जहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके एंटरटेनमेंट करते हैं, पार्टीज, मैरिजेस एक्सेट्रा, तो उनके इनपुट्स जो उनके साथ जो एसोसिएटेड चीजें हैं, एक तो मैंने बोला बेवरेजेस, क्योंकि नॉर्मली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो ज्यादा इन ओकेजन्स पे पी जाती हैं। पर सरप्राइजिंगली जो कपड़े, वेयरिंग अपैरल, टेक्सटाइल्स, आप सोचेंगे नहीं कि ये भी इन चीजों से एसोसिएटेड है, पर है, क्योंकि हम लोग कपड़े अच्छे पहनते हैं लोगों को दिखाने के लिए और टू अपीयर नाइस इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो ऐसी कई चीजें हमें आईआईपी डेटा से ही नजर आ रही हैं जो इन चीजों से लिंक्ड है, वो थोड़ी स्लोली रिकवर कर रही हैं। तो अगर आगे हम जाएं तो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी, क्योंकि आरबीआई से हमारी इकोनॉमिस्ट की मीटिंग होती है, मैंने गवर्नर से ये कुछ दिन पहले ये जब मीटिंग हुई थी तो बोला था कि थोड़ा सा अटेंशन हमने गवर्नमेंट और
आरबीआई ने बहुत अच्छा किया है, मैनेज किया है क्रेडिट वगैरह को, पर अब थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान इन सर्विस सेक्टर्स पे देना पड़ेगा जो ज़्यादा देर जिनको प्रॉब्लम रहेगी। तो एक तो ये है। दूसरा है कि जो डेटा गवर्नमेंट का और आईआईपी का और जीडीपी का है, उससे लग रहा है कि जो हमने फोरकास्ट किया था कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं वो लॉकडाउन से वो भी अफेक्ट हुए थे। हम समझते हैं कि खाली लोग अफेक्ट हुए थे, पर गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम भी नेगेटिवली अफेक्ट हुए थे लॉकडाउन से। तो वो अब डेटा में क्लियर आ रहा है, Q2 डेटा में, कि वो स्लो डाउन हो गया और एक्सपेंडिचर्स ऑन प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहा। तो वो गवर्नमेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉकडाउन से स्लो डाउन हो गए थे, उनको फिर रिवाइव करना पड़ेगा, उनको जल्दी से आगे करना पड़ेगा। और तीसरा मैं ब्रीफली मेंशन करूंगा, जो रिफॉर्म्स की हमने बात की है, कई रिफॉर्म्स हो गए हैं, कई और करने पड़ेंगे, कई होपफुली बजट में आएंगे, कुछ जो टैक्स रिलेटेड या अदर हैं, और उसको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो अगले साल की स्पीड ऑफ रिकवरी है वो ये रिफॉर्म्स पे बहुत आधारित है। ओके सिद्धार्थ, क्योंकि जब हम इक्विटी की बात कर रहे थे और जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर शेयर मार्केट को आप देखें या जो दूसरे टूल्स हैं इस तरीके के, वो टूल्स इस वक्त एक नए लेवल पर नज़र आ रहे हैं, नए नंबर्स हमारे सामने हैं। वहीं दूसरी ओर जब इन आंकड़ों को देखते हैं तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं उन नंबर्स को, और क्या ये सब कुछ विदेशी निवेशकों के ज़रिए मुमकिन हो रहा है और उसके पीछे एक बेटर उम्मीद या एनवायरनमेंट जो है वो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर इकोनॉमिक जो एक रीग्रोथ की बात हो रही है, वापसी की जो बात हो रही है, उसका भरोसा उन्हें यहाँ पर इस नंबर्स पर खड़ा करता है? जी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसा कि आरबीआई गवर्नर ने भी बोला था कि मार्केट और इकॉनमी जो है वो दोनों एक दिशा में नहीं चल रही हैं। तो जो रिकवरी है आपकी कर्व ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट की कर्व उससे ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो वह उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टिमुलस आए हैं उसका पैसा स्टॉक मार्केट में आया है, और भारत जैसे मार्केट में जो रिटर्न है वो हाइयर है, इस वजह से आया है। और यदि आप दूसरे देशों की तुलना भी करें तभी भी वहाँ पे भी स्टॉक मार्केट ऊपर गए हैं। तो रिकवरी की उम्मीद तो निश्चित तौर पे है। और ये जो आंकड़े आए हैं, जो अभी जीडीपी के आंकड़े आए, जिसमें और जो आरबीआई ने उम्मीद जताई है कि जो पहले उन्होंने 9.5% का गिरावट जो फोरकास्ट किया था वो अब 7.5 की है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सेंटिमेंट इम्प्रूव किया होगा। लेकिन यह जो तीसरा कारण है वह वैक्सीन आने की उम्मीद है, जिसके वजह से आपने देखा होगा जब भी वैक्सीन रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट आया है, स्टॉक मार्केट विदेश में भी भागा है। और यह उम्मीद आ गई है कि अब लोगों को, क्योंकि टीका लग जाएगा, रोग के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा और एक तरीके से बैक टू नॉर्मल की तरफ जिंदगी जाएगी। तो इस कारण भी जो है मार्केट भाग रहा है। एक और कारण यह भी है कि जो अमेरिका में नए राष्ट्रपति आएंगे, उम्मीद यह है कि वो भी फिर से एक स्टिमुलस देंगे, तो इस वजह से भी मार्केट पुनः भाग रहा है। तो मार्केट और इकोनॉमी में थोड़ी सी अभी जो दिशा दोनों में इम्प्रूवमेंट की है, पर मार्केट में शायद थोड़ी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रही है। ओके जिस तरीके से विदिशा जी इंटरनेशनल हम अलग अलग देशों की इकनॉमी को देखते हैं इस वक्त में, जो रिकवरी के मोड वहाँ पर नज़र आते हैं और जो हम इस वक्त अपने नंबर्स को देख रहे हैं, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है और उस फ़र्क के पीछे जो कारण हैं, अगर हम उनको आगे चैलेंजेस के तौर पर देखें तो क्या मेन 3 या 5 नंबर्स या फोकस आप करना चाहेंगे पॉइंट्स पर, जहाँ पर आपको लगता है कि बड़ी चुनौती होगी इन नंबर्स को न सिर्फ सस्टेन करने के लिए बल्कि फेब से ऊपर ले जाने के लिए? हाँ, तो वेस्टर्न कंट्रीज में एक्चुअली यूएस, यूरोप और यूके, इन कंट्रीज में अभी कोविड का और एक वेव आने लगा है। तो इसके लिए थोड़ा शंका है कि उधर शायद ग्रोथ कम हो जाएगा। हालांकि अभी तक उनका रिकवरी अच्छा ही हो रहा था, लेकिन पिछले 1-2 महीने से थोड़ा मॉडरेशन हो रहा है और लोग सोच भी रहे हैं कि इतना जल्दी रिकवरी नहीं होगा इन देशों में। ये और एक कारण है कि जो पैसा है, निवेश का पैसा है, वो इमर्जिंग कंट्रीज में आ रहा है।
डेवलप्ड कंट्रीज से इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज पे आ रहा है और हमारा मार्केट इतना बढ़ रहा है। और एशियन कंट्रीज जो हैं, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इधर रिकवरी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। चाइना अगर आप देखेंगे, उनका तो जहाँ हर देश में डी ग्रोथ हो रहा है, मतलब नेगेटिव डिक्लाइन हो रहा है, चाइना में अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है और होने वाला भी है। पूरा 2020 में जो IMF का फोरकास्ट है, चाइना में पॉजिटिव ग्रोथ होने वाला है, लेकिन और बाकी सब देशों में गिरावट होने वाला है। और 2021 में भी ये एशिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो इसीलिए इंडिया को चाहिए ये एशिया पे ही फोकस रखना है। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में ही जाते हैं, तो इसलिए एक्सपोर्ट पे थोड़ा धक्का लग सकता है, लेकिन हम डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। और आपने जो पूछा कि सस्टेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो उसके साथ प्राइवेट सेक्टर भी एनकरेजमेंट मिलेगा, वो भी आगे आके निवेश करेंगे। जब तक ये इन्वेस्टमेंट का रिकवरी नहीं होगा, और मेरे ख्याल में अगला साल इन्वेस्टमेंट आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि PLI स्कीम शुरू किया है, जिसमें नया इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। ये 10 सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे नया स्कीम ला रहे हैं। तो ये अगर आगे बढ़ेगा और भी काफ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे हम बढ़ रहे हैं और डिमांड भी बढ़ रहा है, तो काफ़ी सेक्टर्स में जैसे ऑटोमोबाइल्स और ट्रैक्टर में मुझे पता नहीं कि RBI ने क्यों ऐसा बताया है सीजनली एडजस्ट करके, लेकिन मुझे जो पता है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उनका बताना है कि भाई कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रहा है। एक सेगमेंट जहाँ पे इतना अच्छा नहीं हो रहा है वो है कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स भी जब तक माइनिंग शुरू होगा, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होगा, तब हेवी कमर्शियल व्हीकल्स का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, लेकिन वो अभी तक इतना बड़ा नहीं है। तो यही मैं बताऊंगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट बढ़ाएगा तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ाएंगे। ओके विरमानी सर, क्योंकि जब इन सेक्टर्स पैरामीटर्स को देखते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने कोविड काल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ये कहा जाता है कि उन्होंने जो डोर है वो थामे रखी है और विकास की गाड़ी को पूरी तरीके से, जो GDP के नंबर्स हैं उनको बचाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही, जिस तरीके से सपोर्ट सिस्टम है। क्या वहाँ पर इस वक्त जो अगले क्वार्टर की बात हम करें, वहाँ पर अभी भी दारोमदार उन्हीं के ऊपर है, या जो नए सेक्टर्स हैं वो उसकी जगह रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये सर कि किस तरीके से आप देखते हैं, जब ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि प्रोडक्शन के लेवल पर हम एट पार हो चुके हैं, यानी कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ जाना था वहाँ पर है, और अब जो फोकस है वहाँ पर एक बार फिर से डिमांड साइड पर करना होगा। देखिए, जैसे इन्होंने बोला, वो कमर्शियल व्हीकल्स भी जो मैं पहले कह रहा था उसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो सेक्टर ट्रेड ट्रांसपोर्ट, जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, उसको वही सर्विसेज से काफ़ी उसका जोड़ है। तो कमर्शियल व्हीकल्स की प्रोडक्शन उसी करके जो गुड्स से कनेक्टेड है, उसके दो कारण हैं। एक है कि थोड़ा बहुत रेलवेज की तरफ शिफ्ट हो गया है, पर वो दैट विल एडजस्ट, पर जो पर्सनल वाला है वो उसको थोड़ी देर लगेगी। और दूसरा आपने जो बोला एग्रीकल्चर और एसेंशियल कमोडिटीज से एसोसिएटेड है, जो सिद्धार्थ साहब ने भी बोला, दैट हैज बीन डूइंग वेल, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में भी उन पे इतने कंस्ट्रेंट्स या लॉकडाउन नहीं था। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि प्रोडक्शन ऑफ कोर्स अच्छे मॉनसून करके एटसेट्रा जो है वो तो बूस्ट है, उसमें की बात नहीं कर रहा, पर ये एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग एटसेट्रा जो पहले से ही ठीक चल रहा था, वो थोड़ा उसका ग्रोथ स्लो डाउन तो इनेविटेबल था, तो जिसको हम मीन रिवर्सल कहते हैं। तो उसके बाद ये तीन सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन काफ़ी जल्दी रिकवर हो गए हैं।
और अगर हम करेक्ट पॉलिसीज, क्रेडिट पॉलिसीज वगैरह करते रहेंगे तो तीसरा सेगमेंट जो हमने बोला कॉन्टैक्ट सर्विसेज, वो भी रिकवर करेगा। तो सबका टाइम होता है। और फाइनली मैं कहूँगा एक्सपोर्ट साइड पे डेफिनेटली, जैसे विदिशा जी ने बोला कि जो ग्लोबल इंपोर्ट एनवायरनमेंट है वो अभी इतनी पॉजिटिव नहीं लग रही, एक्सेप्ट के जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनका हमें थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। पर उसका ऑलवेज पॉजिटिव साइड होता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं मिडिल ईस्ट में और जो डिमांड है मिडिल ईस्ट से इंडिया में आती है वो थोड़ी ऑफसेट कर जाती है। तो एक इसका इम्प्लीकेशन होगा, अगर डेवलप कंट्रीज की रिकवरी स्लो हो जाए पर ऑयल कंट्रीज की थोड़ी एक्सेलरेट हो जाए तो एक्सपोर्ट का फोकस शायद हम इन पे डाल सकते हैं फॉर अ लिटिल व्हाइल। ओके सिद्धार्थ, एक आखिरी कमेंट आपका मैं चाहूँगा, क्योंकि जब हम जीएसटी कलेक्शन को देखते हैं उसके साथ साथ दो जो और कहते हैं कि पैरामीटर हैं इसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। रेल फेड ट्रैफिक को अगर देखें तो वो भी अच्छे नंबर शो कर रहा है और टोल कलेक्शन जो वॉल्यूम है वो नंबर्स भी बहुत बेहतर हैं। जी तो वो मेरे ख्याल से जैसा विदिशा जी ने भी बोला कि फेस्टिवल डिमांड की वजह से भी काफ़ी गुड्स मूवमेंट हुआ है। रेलवे ने काफ़ी, विरवानी साहब जैसा बता रहे हैं, काफ़ी ट्रैफिक जो है अपनी तरफ खींचा है। और लेकिन मेरे ख्याल से उनका रिकॉर्ड महीना रहा है, पिछले महीने में उनकी रिकॉर्ड फ्रेट लोडिंग हुई है। टोल कलेक्शन का आंकड़ा अपने आप में बहुत ही प्रॉमिसिंग है। लेकिन एक चीज आप और ध्यान दें, जो पिछली बार जो जीएसटी के नंबर्स आए थे उसमें यह दर्शाया गया है कि जो ई वे बिल की संख्या है वह अक्टूबर के पीक से नीचे आ गई है। तो वह यह दर्शा रहा है कि जो पेंटअप डिमांड या जो फेस्टिवल डिमांड की जो विदिशा जी ने बात की थी वह कहीं पर थोड़ा सा नजर आ रहा है। पर यह भी हो सकता है कि वह एक महीने का हो, उस पर एक ट्रेंड मानना गलत होगा। लेकिन अभी जो है थोड़ा एक्सपोर्ट्स में थोड़ी हो सकता है पंजाब में जो बंद थे उस वजह से भी थोड़ा ई वे बिल की संख्या कम हो गई हो, कुछ भी कारण हो सकता है, कारण हमें मालूम नहीं। लेकिन हाँ, वृद्धि तो बिल्कुल हुई है। अब यह सस्टेन हो पाता है या नहीं हो पाता है वह कहना अभी बहुत मुश्किल है। और सर्विसेज जो हैं वह जब तक पूरी इकोनॉमी नॉर्मलाइज नहीं होगी, जब तक ये हमें रोग के ऊपर काबू नहीं होगा, तब तक जो लोगों का सिनेमा देखने जाना या बाहर जाके खाना खाना या शादियों के ऊपर खर्च करना, वह जो है थोड़ा उस पर अंकुश लगा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जो पैरामीटर्स हैं जिसकी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 48 जो पैरामीटर, उनमें से 30 पैरामीटर फरवरी के जो पैरामीटर्स थे, जो नंबर्स थे उसके आसपास या उससे ऊपर की तरफ है, यानी कि संकेत साफ है कि वापसी की तरफ अर्थव्यवस्था है। लेकिन चुनौतियां भी हैं और आगे का रास्ता कितना आसान या कठिन है उसके लिए किन कदमों की ज़रूरत है, ये हमारे तमाम दर्शकों को अपनी राय के जरिए समझाने के लिए आप तीनों का शुक्रिया। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।